तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन ने मोदी सरकार को आज फिर से दी धमकी। कहा अगर सीमा पर तनाव भारत ने बढ़ाया तो चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी लड़ना होगा मोदी सरकार को युद्ध। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस समय की ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने आज फिर से एक बार मोदी सरकार को धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा कि अगर एलएसी पर मोदी सरकार ने तनाव बढ़ाया तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी युद्ध लड़ना होगा। आसान शब्दों में समझें तो मतलब ये हुआ कि भारत चीन सीमा पर अगर हालात बिगड़ते हैं और युद्ध जैसी स्थिति होती है तो पाकिस्तान और नेपाल चीन का साथ देंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार की विदेश नीति बिल्कुल फेल रही। तीनों देश एक साथ हो गए हैं और भारत अकेला पड़ गया है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। कहा पश्चिम बंगाल को बोलने के लिए बुलाया ही नहीं गया। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन के मुद्दे पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुई क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें बोलने की इस बैठक में इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हो सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार की हमें बुलाने की इच्छा ही नहीं रही हो, इसीलिए उन्होंने हमें बैठक में बोलने का आमंत्रण नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य में महामारी से निपटने के लिए उनकी समीक्षा बैठक ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है लेकिन वह लोग की जरूरतों को समझ नहीं रही है और जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ मोदी सरकार दिखावा कर रही है। तो ये काफी बड़ा हमला जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला है। तो अगली बड़ी खबर की ओर। तो न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवबन की बड़ी मुश्किलें। ख्वाजा गरीब नवाज को बताया था लुटेरा। देश में 200 से अधिक हो चुकी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा मामला, कड़ी कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवबन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि एक न्यूज डिबेट में न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवबन ने ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा कहा था और कहा था कि एक चिश्ती लुटेरा भारत आया था जिसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर मुसलमानों को बनाया था, जिसके बाद उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ और अब 200 से अधिक भारत में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जिसके बाद जामियत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ऐसे पत्रकारों के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की अपमानजनक स्थिति को नहीं झेल सकते। आगे मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि इस जैसे पत्रकारों के संबंध में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद भी टीवी न्यूज एंकर्स मुसलमानों को चोट पहुंचाने से नहीं बाज आ रहे हैं। आगे मौलाना ने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों के संरक्षण में समाचार एंकर्स की हिम्मत इस हद तक बढ़ गई कि अब वे इस्लाम मुस्लिमों के बड़े लोगों पर भी उंगली उठाकर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों तक पहुंच गए हैं। तो ये काफी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च हुई। मिलेगी राम मंदिर से जुड़ी हर जानकारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाने वाली संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट बुधवार को शुरू कर दी है। ट्रस्ट की वेबसाइट का शुभारंभ प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया है। इस वेबसाइट में ट्रस्ट के गठन से लेकर राम मंदिर निर्माण की प्रगति का पूरा ब्यौरा अपलोड किया गया है। अब इससे किसी भी प्रकार की राम मंदिर की जानकारी आम व्यक्ति को मिल सकेगी। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य, इस पर 20,000 करोड़ रुपए करेंगे निवेश। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2030 तक करीब 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का मोदी सरकार का लक्ष्य है। इस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब हमें भारत को यानी पूरे देश को आत्मनिर्भर बनना है
और अपनी चीज़ों को खुद ही बनाना होगा और हमें दूसरे चीज़ों से बचना होगा, विदेशी चीज़ों को यूज़ नहीं करना होगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी बड़ा ऐलान आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, मेवात में रुकेगा धर्मांतरण और लव जिहाद, इसी मानसूनी सत्र में लाएगी बीजेपी नया कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात पर बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मेवात में दशकों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए वह एक नया कानून लेकर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात करने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात के न्यू जिले का दौरा किया, जिसके बाद करीब आधा दर्जन ऐसी घोषणाएं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की हैं, जिन्हें विहिप नेता मेवात के हिंदुओं को अत्याचार से मुक्त करने का बड़ा रास्ता मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मांतरण बाद लव जिहाद रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है, जिसमें मेवात के हिंदुओं में खास उत्साह बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से कहा था कि मेवात के नू जिले में मुसलमान जो है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए तत्काल कोई बड़ा कदम उठाया जाए। जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये कदम उठाया और कहा कि अब इसके लिए एक नया कानून लाएंगे और जिससे कि ये धर्मांतरण रोका जा सके। तो ये गंभीर आरोप हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात पर लगाया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूएन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, निर्विरोध जीता चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दी ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद अब भारत 2021 से 2022 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था, जिसमें भारत ने अस्थायी चुनाव को जीत लिया है, जिसके बाद भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये काफी अच्छी खबर भारत के लिए आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार में वीडियो को लेकर भिड़े आरजेडी जेडीयू, अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराया केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू नेता और बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पुत्र और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। अशोक चौधरी ने तेजस्वी को ट्वीट किए गए वीडियो को तत्काल हटाने और माफी मांगने को कहा था, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अशोक चौधरी ने केस दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 18 जून को होगी। तो ये काफी बड़ी बात निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को सीएम गहलोत ने लिखा खत, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए दिए सुझाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है, जिसमें कई मांगे और सुझाव प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है। ऐसे में अधिकांश औद्योगिक इकाइयां अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर पा रही हैं। ऐसे में भारत सरकार को मांग बढ़ाने के उपायों के बारे में सोचने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की भी आवश्यकता है, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़े। वहीं मंदी से जूझ रहे उद्योगों को श्रमिकों के वेतन सुझाव के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है प्रधानमंत्री मोदी से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीमा पर झड़प के बीच उद्धव सरकार ने चीनी कंपनी से किया 7600 करोड़ रुपए का निवेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन तंत्रनी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने चीन की GWUM कंपनी के साथ $1 अरब यानी 7600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। राज्य सरकार ने एक अन्य चीनी कंपनी हेंगली इंजीनियरिंग के साथ भी 250 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया है। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच करार के तहत कंपनी पुणे के तलेव गांव में 3770 करोड़ निवेश करेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 7600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस उपक्रम में 3000 लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि GWM USB वाहन बनाती है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है। इस कंपनी ने जनवरी में अमेरिका वाहन निर्माता कंपनी जनरल मोटर्स के साथ भी
तलेगांव स्थित प्लांट के अधिग्रहण के लिए करार किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी और अब चीनी कंपनी भारत में काम करेगी। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो देश में नहीं थम रहा कोरोना महामारी का कहर। पहली बार एक दिन में आए करीब 13,000 नए मामले। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,66,000 पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 12,881 नए मामले कोरोना महामारी के सामने आए हैं और 334 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये ताजा आंकड़े दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले मौतों के आंकड़े में देश में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है। तो ये कोरोना महामारी का आंकड़ा लगातार भारत में बढ़ता ही जा रहा है। मगर मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।